हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाईशाला। मैं संसार गौतम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी आरक्षी रणभूमि सीरीज में। ये किसके लिए है? यूपी कांस्टेबल के लिए। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, इसमें मैं हिस्ट्री प्लस मिसलीनियस कवर करा रहा हूँ। कांस्टेबल पेपर के जितने भी उसमें क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने 24 अगस्त, 25 अगस्त और 30 अगस्त इन तीनों पेपरों की दोनों शिफ्ट के पेपर कवर करे थे। ये हमारी पूरी टीम है आरक्षी रणभूमि सीरीज की। ये सब अपने अपने सब्जेक्ट इसमें कवर करा रहे हैं। आज हम देखेंगे 31 अगस्त 2024 का पेपर। चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वो किस बारे में बात कर रहा है। ध्यान रखिएगा, इसमें मैं हिस्ट्री प्लस मिसलीनियस ये दोनों सब्जेक्ट कवर करा रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन बात कर रहा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा। ये प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? ये प्रसिद्ध नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। आपको पता होगा, बचपन से पढ़ाया जा रहा है ये वाला क्वेश्चन तो, कि मेरा स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है। ये नारा दिया कब था? 1916 में होम रूल लीग के दौरान। मतलब जब इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना करी थी 1916 में, तब इन्होंने ये नारा दिया था। और कौन कौन थे? जैसे एनी बेसेंट का आपने वो ने नाम सुना होगा, वो भी होम रूल लीग में ही उनका नाम सामने आता है, ठीक है। और इसके एक्सप्लेनेशन देखें, मतलब या यूँ कहें कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखें, तो वो ये रही कि आइकॉनिक स्लोगन्स एंड देयर क्रिएटर्स। हो सकता है आपसे अगली बार इन नारों में से कोई सा एक पूछ ले। जैसे कि महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया? डू और डाई, करो या मरो। कब दिया था? क्विट इंडिया के बीच नारे, क्विट इंडिया मूवमेंट के बीच में। कब हुआ? 1942 में। सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन सा नारा दिया था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और दूसरा कौन सा है? जय हिंद। ये दो नारे किनके हैं? सुभाष चंद्र बोस जी के हैं। भगत सिंह का नारा इनकलाब जिंदाबाद। बाल गंगाधर तिलक जी का अभी आप लोगों ने पढ़ ही लिया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का कौन सा था? वंदे मातरम। लाला लाजपत राय का साइमन गो बैक। इन्हीं के प्रोटेस्ट के टाइम पे इनके सिर में लाठी लगने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? जब साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन आया था ना, 1927 की बात है, उसी टाइम पे। और रामप्रसाद बिस्मिल जी का कौन सा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये इनका था, रामप्रसाद बिस्मिल जी का। मंगल पांडे जी का कौन सा था? मारो फिरंगी को। ये कब की बात है? 1857 की क्रांति से पहले की बात है कि मारो फिरंगी को। लाल बहादुर शास्त्री जी का क्या नारा था? जय जवान जय किसान। और जवाहरलाल नेहरू का आराम हराम है, लेजीनेस इज अ कर्स। ये सच में, मतलब ये बात रियल लाइफ में भी बहुत लागू होती है। अगर आप एस्पिरेंट हैं, मोस्टली वीडियो ये लोग एस्पिरेंट्स ही देख रहे होंगे, तो उनके लिए ये बात बिल्कुल फिट है कि आराम हराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? वो है सासाराम में, ठीक है। शेरशाह सूरी कौन? इन्होंने ही हुमायूं को हराया था और उनको बाहर खदेड़ा था, मतलब भारत से ही बाहर भेजने पर मजबूर कर दिया था। शेरशाह ने ही जीटी रोड का निर्माण करवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड के आप लोगों ने नाम सुना होगा। और क्या इंपॉर्टेंट है, रुपया नामक चांदी का सिक्का भी इन्होंने ही जारी किया। कई बार ये क्वेश्चन आता है, वनडे एग्जाम में तो रेयरली देखने को मिलता है, लेकिन यूपी पीसीएस में देखने को मिल जाता है। क्या? कि रुपया नामक चांदी का सिक्का किसने लॉन्च किया था? वो ये थे शेरशाह सूरी ने लॉन्च किया था या जारी किया था, ठीक है। और हिस्टोरिकल टूम्स या मौसोलियम्स की बात करें, जैसे कि ताजमहल सबको पता है किसने बनवाया, कहाँ बनवाया। हुमायूं का मकबरा, ये ताजमहल का प्रीकर्सर हम कह सकते हैं। यही अभी इसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है नीचे। अकबर का मकबरा, ये जाहिर सी बात है सिकंदरा में है। और मिक्स ऑफ आर्किटेक्चर टेक्चरल स्टाइल्स है, मतलब इंडो प्लस इस्लामिक। इंडो प्लस इस्लामिक समझते हो? मतलब जो भारतीय की मूल था, जो अपने लोग जिस हिसाब से आर्किटेक्ट बनाते थे या जिस तरीके के हम लोग महल बनाते थे, प्लस वो प्लस इस्लाम वाला, तो इन दोनों का मिक्स करके इनका मकबरा है। बीवी का मकबरा औरंगाबाद में है, औरंगजेब ने बनवाया था अपनी बीवी के लिए। ये इसे मिनी ताज भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है प्राचीन, माफ कीजिएगा, प्राचीन रेशम मार्ग के ऊपर यानी सिल्क रोड के ऊपर ये किसको कहाँ जोड़ता था या किन क्षेत्रों को जोड़ता था? तो इसका आंसर है एशिया एंड यूरोप। यहाँ पे सिल्क ट्रेड था। जैसे देखो, आपको मैं समझाऊं कि कैसे कैसे जोड़ता था ये। जैसे मान लीजिए ये चाइना है, ठीक है, ये इंडिया है, ठीक, ये मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट कह लो या मिडिल एशिया कह लो, ठीक है। ये मिडिल एशिया है और ये है यूरोप।
आप वर्ल्ड मैप उठा के देख लीजिएगा, इसी प्रकार से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये रोड जाता कैसे है या ट्रेड रूट कैसे कह सकते हैं इसको, ये एक सेकंड कलर चेंज करते हैं, ये वाला लेते हैं। ठीक, ये आप दो तरीके हैं यूरोप जाने के आपको ट्रेड करने के। पहला, आप ऐसे मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप चले जाओ। दूसरा, इंडिया होते हुए फिर यूरोप चले जाओ, अफगानिस्तान या तजाकिस्तान, इस टाइप से। ये इधर डेजर्ट पड़ता है, टकला मकान वगैरह, ये सब इसका पार्ट है, मिडिल ईस्ट का पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके के ये दो रूट थे आपको यूरोप में ट्रेड करने के लिए, चाइना से मिडिल ईस्ट होते हुए और दूसरा इंडिया से होते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो वो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ये 73वें संविधान संशोधन से लागू हुआ था, कब, 1993 में। और कुछ जैसे प्रवासी दिवस है, नेशनल यूथ दिवस है, इंडियन आर्मी दिवस है। देखो, हर बार मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताया है, इस वाली वीडियो में भी बता दे रहा हूँ, मैंने मोस्टली हर वीडियो में बताया है कि कुछ क्वेश्चन ना रिपीटेड है, कुछ थीम जैसे रिपीटेड है। कौन कौन सी थीम है, डे, कि किस दिन कौन सा डे बनता है। दूसरा, अवार्ड। तीसरा, थीम। ठीक है, चौथा, कंट्री और उनकी कैपिटल। पांचवा, करेंसी। ठीक है, ये पार्ट आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, कैसे भी करें, लेकिन इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें हर पेपर में वनडे एग्जाम में आ ही रही हैं, इस वाले में भी पूछी गई हैं। इससे पिछले शिफ्ट जो भी हुए थे, जैसे 24 अगस्त की थी, 25 की थी, 30 अगस्त की थी, उन तीनों वीडियोस आप देखिएगा मेरी, उसमें ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड मिलेंगे आपको कि कौन से दिन कौन सी थीम थी या कौन सा दिन मनाया जाता है, कौन सी डेट को क्या मनाया जाता है। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर हुआ। ये कब हुआ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 को। इसीलिए आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है कि 9 जनवरी को कौन सा बनता है प्रवासी भारतीय दिवस, 12 जनवरी को नेशनल यूथ दिवस या स्वामी विवेकानंद का बर्थडे भी है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे या नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है। और 30 जनवरी को मार्टियर्स डे, शहीद दिवस, वो मनाया जाता है। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है और 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। फरवरी में एक और डे बहुत ज़्यादा मतलब यूथ को तो रटा हुआ होगा, टीनेजर्स के लिए, 14 फेब, कि 14 फेब को क्या मनाया जाता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा मोस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है भारत में विमुद्रीकरण या डिमोनिटाइजेशन की घोषणा कब की गई थी, वो है 8 नवंबर 2016। ये लगभग हर व्यापारी को तो डेट रटी हुई होगी, मतलब जो भी बिजनेसमैन है अपने यहाँ या जिनके पास ब्लैक मनी जमा था, उनको ये बिल्कुल एकदम रटी हुई होगी कि किस दिन हुई थी डिमोनिटाइजेशन। ठीक है, ये हुई थी 8 नवंबर 2016 को। इसमें भारत सरकार ने 500 और 1000 के नोटों को अमान्य घोषित कर दिया था, मतलब पुराने वाले, नए वाले उन्होंने लॉन्च किए बाद में। और ये वाला ना, ये वाला सेक्शन मैंने डिमोनिटाइजेशन वाला सेक्शन अपनी 24 अगस्त या 25 अगस्त वाली वीडियो में है, उसमें आप देख लेना। उसमें मैंने बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी ऐसा एक्ट पास करने की जरूरत नहीं होती इसमें, वो सिंपली एक नोटिस जारी कर सकती है। आरबीआई का एक एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग वो एक नोटिस जारी करती है और कोई भी करेंसी इनवैलिड घोषित कर सकती है। ठीक है, फर्स्ट टाइम डिमोनिटाइजेशन इंडिया में 1946 में हुआ था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 500, 1000 और 10,000 के नोट बैन कर दिए थे। ठीक, और बस हाँ, इतना ही है इस वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। देखो, एक तो अभी आप लोगों ने ऊपर देखा, ये वाला नेशनल पंचायती राज दिवस। ठीक है, दूसरा है ये वाला कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। अभी और देखना इसमें कितने आते हैं कितने नहीं आते। ठीक है, ये कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। और इंडियन एयरफोर्स इस्टेब्लिश कब हुई थी, 8 अक्टूबर 1932 को। अभी हाल ही में ये करंट अफेयर में भी था इंडियन एयरफोर्स को लेकर। निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक को उनकी पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर प्राइज मिला, किसको मिला, अरुंधति रॉय को मिला। कब मिला, 1997 में। इनके पहले उपन्यास, इनका एक डेब्यू उपन्यास था, मतलब इन्होंने इससे डेब्यू किया था। ठीक है, तो इनको ये मिला और ये ऐसा करने वाली फर्स्ट इंडियन सिटीजन बनी थी जिनको पहली बार ये मिला था मैन बुकर प्राइज 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रेत समाधि के लिए किसे दिया गया। देखो फिर आ गया ना पुरस्कार, मैंने कहा अवार्ड्स।
सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में भर भर के अवार्ड से क्वेश्चन थे। कौन सी पेपर था वो? 30 अगस्त का, 30 अगस्त 2024 का। ये क्वेश्चन 2023 के हिसाब से पूछा गया है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे करंट में था, इसलिए। तो किसको मिला था ये मिला था गीतांजलि श्री को। इस पुस्तक ने 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी जीता था। अभी ऊपर आप लोगों ने पढ़ा ये वाला अरुंधति रॉय वाला, किसको मिला? दूसरा ये मिल गया इनको गीतांजलि श्री को 2022 में। ठीक। नेक्स्ट वर्क क्वेश्चन बात कर रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हर किसी को रटा हुआ होगा, जवाहरलाल नेहरू, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कई बार आप लोगों ने नया ने कितनी जगह पढ़ा होगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है? जवाहरलाल नेहरू जी की बुक है। ठीक है। इन्होंने 1942 से 1946 के दौरान अहमदनगर किले में कारावास के दौरान लिखा था। पिछली वाली वीडियो में ही बताया मैंने, ये सेम चीज़ बताई। नागालैंड की राजधानी क्या है? देखो वैसे तो अदर जैसे फॉरेन कंट्रीज की पूछते हैं, इस बार इसमें इन्होंने अपनी सेवन सिस्टर्स समझते हो? सेवन सिस्टर्स कौन से राज्य हैं अपने इंडिया में? अभी नीचे दिखाऊंगा। तो इसकी राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ये रहे सेवन सिस्टर्स आप लोगों के लिए, और प्लस उनकी राजधानी भी दे रखी है। कई बार जैसे इसमें पूछ लिया, हो सकता है नेक्स्ट टाइम पूछ ले, इस बार पूछ ले, लेकिन रेयर केस है। फिर भी आप लोगों को ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि सेवन सिस्टर्स कौन कौन से हैं, उनकी राजधानी कौन कौन सी है, उनकी लोकेशन कौन कौन सी है। कि जैसे पड़ोसी देश हैं उनसे कौन किन किन से पड़ोसी देश की हमारी सीमा लगती है, कौन कौन से राज्यों से लगती है। ठीक है। सिक्किम ये है गंगटोक, इनकी इसकी राजधानी। असम की दिसपुर, मेघालय की शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजवाल और त्रिपुरा की अगरतला। ये सात सेवन सिस्टर्स कहलाती। ठीक है। यहाँ पे ही एक चिकन स्नैक के बारे में आप लोगों ने शायद सुना हो, पता नहीं, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं चिकन स्नैक। वो एरिया कौन सा है पता है? वो एरिया है ये वाला, जहाँ पे बंगाल का और सेवन सिस्टर्स का मतलब कनेक्शन होता है, जहाँ से ये जुड़ती हैं सेवन सिस्टर्स बंगाल के, उससे बॉर्डर एरिया लगता है इस टाइप का ये वाला। तो ये बहुत स्मॉल एरिया है और ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसीलिए इसको चिकन स्नैक कहते हैं। कि अगर इस पर किसी ने कब्जा कर लिया तो हमारे एक तरीके से पूरा कनेक्शन ही टूट जाएगा सेवन सिस्टर्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात या वाटरफॉल कौन सा है? तो वो है कुचिकोल फॉल्स, या ये कि कुंचिकल जलप्रपात। कौन सी नदी पर है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि अब ये तो नहीं पूछेगा आपसे कि कौन सा ऊंचा है या कौन सा छोटा है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन हाई हो गया है। आप देखेंगे हर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल अप होता जा रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है, ऊंचा होता जा रहा है। ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये है कि हो सकता है इस बार ये पूछे कि कौन सी नदी पर है। तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, दूध सागर मांडवी नदी पर है, कुंचिकुल बाराही नदी पर है, और शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर है। दूध सागर के एक और आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे एक शाहरुख खान की फिल्म आई थी चेन्नई एक्सप्रेस। तो उसमें जब दीपिका के साथ वो वहाँ पे चेन्नई जा रहा होता है तो उसके पिताजी से मिलता है, तो बीच में ही ट्रेन रोक लेते हैं। तो आपने वो ने देखा होगा कि वो एक वाटरफॉल का सीन है वहाँ पे, जहाँ पे वो ट्रेन रुकी है वो वाटरफॉल है। वो वाटरफॉल कौन सा है? वो यही है, दूध सागर वाटरफॉल, बिल्कुल एकदम दूध की तरह दिखता है। ठीक। ये इसकी ऊंचाई है। कुंचिकल जलप्रपात कौन सा है? 455 मीटर का। हाँ, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? वो है केरल का। तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इनमें से किसी का नहीं, वो है केरल का। देखो हम लोग यहाँ पे ना सिर्फ, आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि एक क्वेश्चन को सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। देखो आप लोगों ने देखा होगा ऊपर भी मैंने लगभग लगभग हर ऑप्शन को एक्सप्लेन किया है। ठीक है। तो अब हर ऑप्शन का एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि आप सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, आप मेरे साथ चार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। चार क्वेश्चन मतलब चार, आप लोगों को चार ऑप्शंस दिख रहे हैं, उन सार के बारे में जानकारी मिल रही है। तो इस तरीके से आपके चार क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं एक साथ। ठीक है। और पीवाईक्यू करने का मतलब ही यही होता है कि आप लोग एक साथ देखें, उसको अंदाजा लगाएं कि इस बार किस तरीके का क्वेश्चन फंस सकता है। ठीक है। नेक्स्ट ये कथकली के बारे में है। कथकली केरल का है। बाकी के आप ये शास्त्रीय नृत्य देख सकते हैं, जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक यूपी का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, उड़ीसी उड़ीसा का, मोहिनी अट्टम भी केरला का ही है, सतरिया असम का है। अच्छा, कथकली और मोहिनी अट्टम में क्या मेन डिफरेंस है? कथकली में आप देखोगे तो इस टाइप के आप लोगों को ये दिखाई देंगे, ये ग्रीन फेसेस वाले और बहुत सारे रंग, और इसमें फेशियल एक्सप्रेशन बहुत मैटर करता है। किसमें? कथकली में। कथकली इज इक्वल टू
फेशियल एक्सप्रेशन आप लोग लिख सकते हैं। इसमें ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और ये अगर मोहिनीअट्टम की बात करें तो इसमें डांस मूव, हैंड मूवमेंट प्लस लेग्स मूवमेंट, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है। देखो अभी ऊपर ही अपने लोग बात कर रहे थे, तो उनका मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है। किसने बनवाया था, उनकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। ये है उनका मकबरा। आप इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल देखें तो ये भी इंडो इस्लामिक ही कहलाता है, इंडो इस्लामिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। वो थे अशोक ने करवाया था। सबसे बड़े तो मतलब मेन यही आते हैं बुद्धिज्म में। जैसे बुद्धिज्म का नाम आप सुनते हो कि बुद्ध धर्म के बारे में आप लोग पढ़ते हो, तो सबसे ज़्यादा फेमस यही है, अशोक। ठीक है। कहाँ पे है सांची स्तूप, ये मध्य प्रदेश में है। प्लस ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। ठीक है। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वो है लॉर्ड रिपन। कब इन्होंने किया, 1882 में। ठीक है। ये क्या है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, मतलब जैसे आज के टाइम पे आप लोग देखो ऊपर आप लोगों ने अपने उन्होंने पढ़ा पंचायती राज सिस्टम। जैसे एक मिनट मैं यहाँ पे लिख के समझाता हूँ। ऊपर अपने लोगों ने पढ़ा पंचायती, वैसे तो दिवस पढ़ा, आप पंचायती राज सिस्टम समझिए। ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक। ये क्या है भाई, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही तो है ये। इसमें विलेज के इलेक्शन, आप या कहें ग्राम ग्राम प्रधानी के इलेक्शन जो होती हैं, ग्राम प्रधान। ठीक है। और नगर पंचायत वाले इलेक्शन, जिला पंचायत वाले इलेक्शन, तो ये सब किसका पार्ट है, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ही तो पार्ट है। देखा जाए तो और क्या है, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही तो है। तो इसको आप इसका प्रीकर्सर कह सकते हो। मतलब ये पंचायती राज सिस्टम का प्रीकर्सर ये था। प्रीकर्सर मतलब पहले का शुरुआती दौर की चीज, वो ये था। ये लॉर्ड रिपन ने इसको लागू किया था। ठीक है। और हाँ, पंचायती राज सिस्टम को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, वो है राजस्थान। ठीक है। आप लोगों को पता है, ठीक है, नहीं पता है नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है विश्व पर्यावरण दिवस, लो फिर आ गया दिवस, तो वो है 5 जून। बचपन से तो नहीं पढ़ रहे होगे, लेकिन हाँ काफ़ी लोगों ने इसके बारे में सुन रखा होगा। अगर आप न्यू हैं तैयारी में तो कोई बात नहीं, वरना लगभग लगभग हर बच्चा शुरुआत के 6 महीने में इसको पढ़ ही लेता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। वो है 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन की याद में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। फिर देखो दिवस कितने बार पूछ लिया कि डे, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, उसकी थीम क्या है। इस बार थीम पूछेगा, इसमें तो जैसे मोस्टली थीम नहीं पूछी, इस बार थीम पूछेगा आपसे कि इस वाले डे की क्या थीम थी। फिलहाल ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, या 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। महिलाओं के अधिकारों, उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए इसको 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, वह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसको मत लगाना 26 जनवरी 1950 को। इसमें अडॉप्ट नहीं हुआ था, इसमें इनेक्ट हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है। अडॉप्ट कब हुआ, 26 नवंबर 1949। और इसको क्या था, संविधान, भारतीय संविधान को अपनाया गया, हाँ यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। वो है मुंशी प्रेमचंद जी। बचपन से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो लगभग लगभग 9th 10th की हिंदी की किताब में तो जरूर पढ़ा होगा ये वाला, कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, वो है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। और जैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये है कि गुनाहों के देवता के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती। कब लिखी, 1949 में। गोदान अभी बता दी। निर्मला के कौन है, प्रेमचंद जी हैं, 1927 में लिखी इन्होंने। कौन, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है। राग दरबारी, इसके श्रीलाल शुक्ला हैं, इन्होंने ये 1968 में लिखी। मैला आंचल फंसीवार नाथ रेणु ने लिखी, कब, 1954 में। कितने पाकिस्तान, ये कमलेश्वर ने लिखी 2000 में। और मधुशाला, ये हरिवंश राय बच्चन जी की है कविता या उपन्यास कह लो, 1935 में। ठीक है। गबन, ये भी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी, कब, लेकिन 1928 में लिखी है ये। ठीक है। चित्रलेखा भगवती चरण वोरा ने लिखी, कब, 1934 में। भगवती चरण वोरा का हिस्ट्री में एक और मेजर रोल है, वो जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा कि इनका क्या रोल। तमस, ये किसने लिखी, ये भीषम सहानी ने लिखी, कब, 1973 में। और काशी का 80, ये 2004 में लिखी हुई है, इसके राइटर पता नहीं, मेंशन नहीं करा इन्होंने। और शेखर एक जीवनी है, मतलब जीवनी है नहीं, इसका नाम है शेखर एक जीवनी, ये अज्ञेय ने लिखी 1940 में।
और अक्टूबर जंक्शन दिव्य प्रकाश दुबे ने लिखी कब, 2018। ये इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप इसको याद कर लो, लिख लो, फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इन सबको आप याद जरूर कर लें। इस बार इन सारे में से एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा, आप अभी लिखवा लो, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के बारे में कि हिंदी भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया। वो है संजीव के लिए। क्वेश्चन 2000 मतलब स्टेटमेंट 2023 का है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं 2024 में। कारण क्या है, करंट अफेयर, ये करंट की न्यूज़ है, इस वजह से इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, और किसके लिए मिला गया इन्हें, मुझे पहचानो, ये इनका नोवेल है या उपन्यास है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, तो भैया वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा है। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं और इनको मिसाइल मैन भी कहते हैं, ये तो पता होगा। ये कुछ बुक्स हैं या ऑटोबायोग्राफी कह लो आप इनको, और इनकी ये की थीम्स ऑफ फोकस हैं कि इस पे इन्होंने किस चीज़ के ऊपर फोकस करा है, इसमें क्या लिखा हुआ है। महात्मा गांधी का क्या है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। इसमें इन्होंने क्या लिखा है, सत्याग्रह यानी कि नॉन वायलेंस, सेल्फ डिसिप्लिन और अर्ली लाइफ के बारे में। जो महात्मा गांधी जी की अर्ली लाइफ थी उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है, द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने एन ऑटोबायोग्राफी लिखी, इसमें इन्होंने पॉलिटिकल एवोल्यूशन, लाइफ इन प्रिजन, विजन्स फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में लिखा हुआ है। वी आर अम्बेडकर जी की वेटिंग फॉर वीज़ा है, इसमें इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और अनटचेबिलिटी को लेके जो भी इनका खुद का एक्सपीरियंस था और सोशल डिस्क्रिमिनेशन उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। भगत सिंह ने क्या लिखी, वाई आई एम एन एथिस्ट। इसमें इन्होंने अपने रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी, लॉजिक और इनका एथिज्म, अथीज्म समझते हो मतलब नास्तिक, नास्तिक की तरफ इन्होंने क्यों शिफ्ट किया उसके बारे में लिखा हुआ। मौलाना आज़ाद की है इंडिया विंस फ्रीडम, इसमें पॉलिटिकल मैन्यूवर्स, द रोड टू इंडिपेंडेंस और पार्टीशन के बारे में इसमें दे रखा है। सुभाष चंद्र बोस ने एन इंडियन पिलग्रिम लिखी, इसमें इनकी अर्ली लाइफ के बारे में, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में, ये सब किसमें है, एन इंडियन पिलग्रिम के बारे में उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक, उज़्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, देखो आ गई राजधानी, मैंने ऊपर ही शुरू में ही बता दिया आपको, बिल्कुल ऐसा समझ लो रटे रटाए हैं। कुछ इनके मतलब क्वेश्चन आपको पकड़ने हैं, जैसे मान लो आपको 5 से 8 नंबर इसी से मिल जाएंगे। किससे, जो मैंने आपको कुछ ऊपर थीम बताई, थीम क्या ट्रिक्स बताई, जैसे कि डे है, मैं ऊपर बता चुका, आप देख लीजिए, दोबारा नहीं बता रहा। ठीक है, व्हाट इज कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, वो है ताशकेंत। फेमस क्यों है ताशकेंत, ताशकेंत में लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या हो गई थी। ठीक है, इसलिए भी ये फेमस है। और अलग से आप लोगों के लिए ये है कि अस्ताना किसकी राजधानी है, कजाकिस्तान की। बिस्केक किसकी है, किर्गिस्तान की। दुशानबे तजाकिस्तान की है। ताशकेंत ऊपर बता चुका। अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। ठीक है, ये पहले सारे सोवियत यूनियन का पार्ट थे लेकिन बाद में अलग हो गए। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, इतना हल्का सा क्वेश्चन है। ठीक है, वो है जुपिटर। ये हाँ गैस दानव या गैस जाइंट कहते हैं हम इसको, ये रहा इसकी इमेज। ठीक है, ये सैटर्न है, ये नेपच्यून है, यूरेनस, जुपिटर, ये मार्स है नन्ना सा, और ये अर्थ है, ये वीनस है, ये मरकरी है सबसे छोटा। इधर ये रहा इतना बड़ा सन। ठीक, काजीरंगा नेशनल उद्यान किस राज्य में स्थित है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए किस राज्य में स्थित है। वो है असम में स्थित है, वेस्ट बंगाल में नहीं, उत्तराखंड में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, इसमें से किसी में भी नहीं है। कहाँ पे स्थित है, असम में। ये एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। देखो अगर आप लोगों को नेशनल पार्क वगैरह याद नहीं हो ना, तो हमारे ही चैनल पर मोहक सर ने एक सीरीज चलाई थी, उसमें इन्होंने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व वगैरह सब उसमें ही कवर करे थे इन्होंने। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा, ज़्यादा बड़ी सीरीज नहीं है, मतलब शॉर्ट्स में आपको बिल्कुल ट्रिक्स के साथ सब कुछ याद करवा दिया था कि इन्होंने मोहक सर ने। ठीक, तो ये रहे मोहक सर, ये और अक्षित यादव सर लेखपाल PYQ की दंगल सीरीज चला रहे हैं, जैसे कि हम ये आरक्षी रणभूमि सीरीज चला रहे हैं। इसमें हम कांस्टेबल का करा रहे हैं, ये लोग लेखपाल का करा रहे हैं। इसमें जितना GS का पोर्शन है आपका वो सब ये दोनों कवर करा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संसार राजगुरु आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे साथ बने रहने के लिए। ये हमारे टेलीग्राम, इंस्टा और व्हाट्सएप के चैनल हैं, आप इनसे जुड़ें। वहाँ पे ये वाली PDF तो मिलेगी ही मिलेगी, जितने भी आपके एग्जाम रिलेटेड फैक्ट हैं, जितने भी न्यूज़ है, सब कुछ है, वो सब इन चैनल्स पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, मिलते हैं जल्द आपसे नई वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।